तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ू अपना फिफ्थ पिक डिसाइपल से बात कर रहा था और वो लोग ना मतलब काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहे थे इसको। वैसे ये पूछता भी है कि हम यहाँ से टेलीपोर्ट कब कर सकते हैं अब आके। तो देखो सेवन ब्लड में जो मेन है कि प्रॉफिट होना चाहिए, दूसरा अगर आप पावरफुल हो तो आपकी रिस्पेक्ट रहेगी। इसीलिए फिफ्थ पिक के जो डिसाइपल्स थे काफ़ी रिस्पेक्ट दिखा रहे थे ज़ू को। अब ज़ू इस दौरान क्या करता है ना, क्रॉस लेग बैठ जाता है और मेडिटेशन में चला जाता है। अपना कल्टिवेशन करते करते 41वां धर्म अपर्चर खोल लेता है और फाउंडेशन लेवल के बंदों को मारा था तो उसका एब्जॉर्ब करके 42वें में भी थोड़ी तरक्की कर लेता है। अब इसको ऐसे बंदे चाहिए थे ना जो फाउंडेशन लेवल में लाइफ फ्लेम के साथ हो, तभी इसका प्रोग्रेस ज़्यादा तेजी से हो सकता था। और देखो जो लोग पूछ रहे थे यार मैंने वो ज्वाइन का बटन दिया है, वहाँ से आप मेंबर बन सकते हो। और मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ लेकिन मोस्टली समझ लो अप्रैल से मैं एक नई नॉवेल शुरू करने वाला हूँ पैरेलली, जो कि मैं सैटरडे संडे डालूंगा। तो संडे को मैं ये वाली नॉवेल नहीं डालूंगा, मतलब कि बियॉन्ड द टाइम स्केप छुट्टी लूंगा उस दिन वो डालूंगा, और सैटरडे भी डालूंगा। तो वो मेंबर वाले में ही जाएगा मोस्टली, और 1 या 2 दिन बाद मैं फिर उसको नॉर्मल करूँगा, मतलब सभी लोग फिर देख पाएंगे। सेम इसके लिए भी मैं करने वाला हूँ, सैटरडे और संडे में लॉन्ग वीडियोस डालूंगा। प्लान तो यही है 30 मिनट का जो भी, और उसको मैं मेंबरशिप में रखूँगा और 1 दिन बाद फिर आपको मिलेगी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल ज़ू जो था ना इन लोगों के लिए पिलर था, मेन बंदा था बैटलफील्ड। इस दौरान एक यंग वुमन थी सेकंड पिक से जो कि अप्रोच करती, उसके कपड़े फटे थे थोड़े। वो वही बंदी थी जो कि फाउंडेशन लेवल की थी और ज़ू को मतलब एल्डर ब्रदर कह के बात करती और ज़ू के थोड़ा करीब जाती, थोड़ा सा ना मतलब मोहित करने की कोशिश करती, लेकिन ज़ू नजरें हटा लेता है क्योंकि उसके कपड़े कहाँ पर फटे थे, जहाँ स्त्रियों के वक्षस्थल होते हैं। इस दौरान जब वो मुकिंग देखती है तो उसको भी थोड़ा सा ना जेलसी फील होता है कि ये क्या कर रही है सीनियर सिस्टर। इधर ज़ू बोलता है कि वो सब छोड़ो, टाइड फ्लो कब शुरू होगा, क्योंकि इनको यहाँ से निकलना था। तो एक बंदा जो था वो जवाब देती है बेसिकली गू मोकिंग देती है कि 100 सांस के बराबर का समय तो लगेगा। और ये आगे आती है और ये जो बंदी थी ना जो थोड़ी इंजर्ड थी उसको सेक्ट आंट ली कह के बोलती है और वो भी समझ जाती है, थोड़ा पीछे हट जाती है और फिर मोकिंग अपना ज़ू से बात करती है, एल्डर ब्रदर कह के ही बुलाती है और टैबू पिल्स के बारे में बताती है जिसमें पूरे इन्फॉर्मेशन। इन पिल्स को तब एक्टिवेट करना है जब आप यहाँ से निकलो, और क्योंकि आपके पास ज़्यादा कल्टीवेशन बेस है, सबसे पावरफुल हो, तो आप डिसीजन ले लो। तो ज़ू ये रख लेता है। इस दौरान जब ये ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था ना, दूर में कुछ सी ज़ॉम्बी कल्टीवेटर्स और प्रकट होते, वैली की तरफ पड़ते। ज़ू को फर्क नहीं पड़ता, लोग थोड़े चिंतित होना शुरू हो जाते, लेकिन जैसे ज़ॉम्बीज आगे बढ़ने लगते उनकी बॉडी गलने लगती क्योंकि ज़ू ने अपना जहर फैला के रखा था, साथ में भाई की परछाई और साथ में अपना जो पैट्रियार्च था, एक ऐसा जहर जो कि ज़ॉम्बीज को मार सकता था। तो बंदे और हैरान होते हैं क्योंकि यार ये क्या है, ये बंदा फ्रीक है क्या पूरा। तो फिलहाल वो 100 गिनती के बराबर का समय भी निकल जाता है और टेलीपोर्टेशन एक्टिवेट होने लगता है। लेकिन जितने लोग हैं ना उनको ले जाने में देखो 3 बार आना पड़ेगा, मतलब 3 बार टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जो इस दौरान देख ही रहा था तभी उसको कुछ तो फील होता, दूर में ना से एक बंदा दिखता है व्हाइट हो, और वो प्रोफाउंड स्टेट वाला बंदा बहुत तेजी से आगे बढ़ा। इवन इतना फास्ट था ना कि वो जो सेकंड पीक की वुमन थी वो भी उसके स्पीड को पता नहीं कर पा रही थी, जबकि देखो खुद वो मतलब उस लेवल पे थी, फाउंडेशन लेवल। ज़ू उस बंदे के ऑरा को फील करके हैरान था कि 2 लाइफ फ्लेम के बराबर है। पहला बंदा देख रहा था बैटलफील्ड पे जिसके 2 लाइफ फ्लेम थे। अब ज़ू भी जब इसे देखता था अपने लाइफ फ्लेम को जला देता, इग्नाइट कर देता और प्रोफाउंड स्टेट में एंटर कर जाता है और दोनों एक दूसरे से बैटल करने लगते हैं। बैटल काफी खतरनाक था, दोनों काफी फियर्स थे यार, मतलब मुक्के लाते मारने में ज़ू को फील होता ना उसके अंदर की पूरी शरीर हिल सी गई। ये अपोनेंट इतना पावरफुल था कि ज़ू सोचता है यार मानना पड़ेगा ये 2 लाइफ फ्लेम वाले बंदे तगड़े तो होते हैं। लेकिन ज़ू इस दौरान क्योंकि उसके पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स थे तो स्नेक नेक ड्रैगन वगैरह भी यूज करता है, और ज़ू अपने वही बेलफुल फायर वाली औरत थी वो यूज करता है। ये जो सफेद ड्रेस वाला सी ज़ॉम्बी था ना वो भी बराबर काउंटर कर रहा था, और फिलहाल इस बंदे को पकड़ पाना ना ज़ू हैरान था कि कैसा ये बंदा, और काफी क्रेजी दिख रहा था वो बंदा। लगातार मुक्के मारते हैं, ज़ू भी थोड़ा पीछे जाके खुद को संभालता है, थोड़ी खून की उल्टी करता है, और सी ज़ॉम्बी जो था ना अलग लुक से देख रहा था ज़ू, और ज़ू फिर आगे बढ़ता है और इस बार हेवनली सेवर वाली जो उसकी टेक्निक थी ना जो उसने वो मंदिर से सीखा था वो यूज करते हैं। लेकिन ये व्हाइट सी ज़ॉम्बी भी तगड़ा था भाई, वो भी कुछ तो डबल इनकांटेशन टेक्निक यूज करता है और अटैक को काउंटर करता है। ज़ू को फिर से पीछे हटना पड़ता है। सी ज़ॉम्बी एक अलग टेक्निक यूज करता है, अचानक से ज़ू के सामने प्रकट हो जाता है, उसके गले की तरफ पड़ता है और ज़ू भी सेम चीज करता है, सीधा खोपड़ी से मारता है उस बंदे के हाथ पर। ज़ू के खोपड़ी से ब्लड तो आने लगता है, लेकिन सी ज़ॉम्बी का जो हाथ था ना वो भी झंझना आ जाता है, हाथ कोलैप्स कर जाता है और वो भागने वाला। और ज़ू जब देखता है कि ये भाग रहा है ना, पीछे हट रहा है, सीधा चाकू लेकर के उसके पेट पर ऐसा चीर देता है। बहुत फास्ट था, बच भी जाता वो बंदा, लेकिन जब उसके कपड़े थोड़े फटते हैं ना तो उसमें से कुछ चीजें गिरती हैं जिसे देख करके ज़ू हैरान हो जाता है। कुछ फल खास करके, कुछ पीचेस, कुछ नाशपातियाँ, कुछ सेब। अब इस दौरान सी ज़ॉम्बी बहुत तेजी से पीछे हट रहा, उसके कुछ बाल भी गिर जाते और वो अपने फल की तरफ देखता है। दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है, लेकिन इधर दूर में ना एक मरफोक आइलैंड की तरफ एक लाइट सी चमकती है
बैंगनी कलर और वो पावर फैल के यहाँ तक आती है, जिसकी वजह से ये जो फ़ॉर्मेशन था, जो कि इन्हें रोक रहा था डिसाइपल्स को जाने की से सी ज़ॉम्बिस के, वो ब्रेक हो जाता है और इनका टेलीपोर्टेशन जो पोर्टल था, वो एक्टिवेट होने लगता है। और जैसे ही एक्टिवेट होता है, जो पहले लहर के डिसाइपल्स थे, वो एंटर कर जाते हैं और निकल जाते हैं। और ज़ू के हिसाब से थोड़ी ही समय की बात थी, समझ लो 1 आधे मिनट, 2 मिनट, दूसरी भी लहर शुरू होने वाली थी। लेकिन ज़ू का इंटरेस्ट आ रहा था अभी सफ़ेद बालों वाले सी ज़ॉम्बी में। ज़ू फिर से आगे बढ़ता है इससे अटैक करने के लिए, लाइफ लैम्प का पूरा पावर यूज़ करके और इस बार फ़ोकस करता है इसके बालों पर। इसके बाल ज़ू को काफ़ी पसंद आ रहे थे। दोनों का बैटल खतरनाक चल रहा था, एकदम बूम बाम। और ज़ू इतना फ़ास्ट मूव कर रहा था ना कि यहाँ जो भी कल्टिवेटर्स थे, वो तो इसकी स्पीड को ही नहीं पकड़ पा रहे थे। इवन वो जो सेकंड पीक वुमन थी, देखो वो अभी भी नहीं गई थी, वो हैरान थी। और वो भी देखो प्रोफाउंड स्टेट में थी फिर भी। बस ऐसा लग रहा था अचानक से कोई यहाँ प्रकट हो रहा है, दोनों फिर वहाँ प्रकट हो रहे हैं, बस उतना ही देख पा रही थी। और सी ज़ॉम्बी भी ना वो अपने बालों को प्रोटेक्ट करने लगा। देखो इतना तगड़ा था ना वो कि जो पैट्रियार्च थे, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो भी देख नहीं पा रहे थे। और जो इस दौरान ना ये सी ज़ॉम्बी के ना नीचे वाले बॉडी के हिस्से में अटैक करता है, पैर के। लेकिन फिर भी वो इसे ब्लॉक करता है और कुछ ज़ॉम्बी पॉइज़न ना मुँह से ज़ू की तरफ थूकता है। हालाँकि ज़ू को फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों फिर से बैटल के दौरान थोड़ा पीछे हटते हैं। सी ज़ॉम्बी थोड़ी सांस ले रहा था, क्योंकि बैटल में अच्छा खासा पावर लग रहा था। एक अटैक करता है वो, तो ज़ू से ब्लॉक कर रहा था। तभी वो अचानक से फिर से ज़ू की तरफ बढ़ता है, चेस्ट में मारने के लिए। ज़ू इस दौरान लगभग 300 मीटर पीछे जाता है, थोड़ा मुँह से ब्लड आता है। फिर से आगे बढ़ता है, इस बार 10 हेवनली सेबर्स वाले अटैक बनाता है। और ज़ॉम्बी को भी पता था इस बार तो भाई टाइम नहीं है उसके पास इन अटैक को ब्लॉक करने का। कुछ को ब्लॉक भी करता है, लेकिन फिर भी 300 मीटर वो भी पीछे जाता है और ब्लड उसके मुँह से आ रहे थे। और ज़ू लगातार ना इसके बॉडी के निचले वाले हिस्से पर अटैक कर रहा था, क्योंकि ज़ू को मानो पता था कि इस बंदे की यही कमजोरी है। और वो सी ज़ॉम्बी इससे मानो घर ही आ रहा था और वो और ज़्यादा क्योटिक हो जाता है और ज़ू पर एक खतरनाक पैर वाला किक मारता है। लेकिन ज़ू को फर्क नहीं पड़ता था भाई, ज़ू क्या करता है उसके बाल नोच लेता है। इधर ज़ू भी चीख मारता है, लेकिन ज़ू को उतना फर्क नहीं पड़ता। ज़ू फिर से आगे बढ़ने वाला था, लेकिन फिर से आवाज आती है कि एल्डर ब्रदर हमें निकलना पड़ेगा, ये लास्ट टेलीपोर्टेशन है, उसके बाद नहीं जा पाएंगे। और ज़ू देखता है क्योंकि उधर दूर से ना बहुत सारे ब्लैक फ्लेम मतलब सी ज़ॉम्बीज़ आ रहे थे और जो यंग बॉय था ना बहुत पावरफुल था। जैसे ज़ू आता है ये लोग थर्ड टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट कर देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। व्हाइट ज़ॉम्बी भी पीछा नहीं करता, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, मतलब ज़ू इसको और वो उसको। अब जब ज़ू यहाँ से चला जाता है ना, तो ये जो व्हाइट ज़ॉम्बी था उसे दिखाया जाता है कि वो जो गोल्ड कोर सी ज़ॉम्बी आ रहा था अचानक से, वो कहीं और चला जाता है। फिर अपने बाल को टच करता है जहाँ इसका बाल दुख रहा था, जहाँ से ज़ू ने इसके बाल उखाड़े थे। और ये सोचता है कि यार ये बच्चा इतना जल्दी कैसे इतना स्ट्रांग हो गया, और शायद उसने मुझे पहचान भी लिया था, इसीलिए वो मेरे नीचे वाले हिस्से को टारगेट कर रहा था। रिवेंज में मेरे बाल कबार मतलब तो निकाल रहा था। मेरे से बड़ों का इज्जत नहीं करता है। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, उसका एक ही बाल तो तोड़ा था। मेरा मिशन कितना बड़ा है उसे क्या पता। मुझे एक हाई लेवल का ज़ॉम्बी हार्ट चाहिए। मैंने ये खुद को सी ज़ॉम्बी बनाने में कितनी मेहनत की, कितने पैसे खर्च किए। मैं कुछ करने भी वाला नहीं था, मैं तो बस इनको डरा करके कुछ पिल फर्नेसेस लेना चाहता था और बदले में उसके मेरिट पॉइंट्स। फिलहाल ये अपने हाथ को देख रहा था जो थोड़ा टूट मतलब खत्म हो गया था, और उसको बढ़ा भी लेता, तुरंत रिकवर कर जाता इसका हाथ, और कुछ सेब को उठाने जाता जो गिरे थे। लेकिन जब उठाने जाता है उसे और गुस्सा आता है कि इसने उसमें भी जहर डाल दिया है, और ऐसे बच्चे से मैं कैसे हार सकता हूँ, ये यही सोच रहा था। बताता हूँ मैं इसको, अपने बॉडी का एक सील मुझे निकालना पड़ेगा, फिर मैं इसको बताता हूँ। इधर मिगा आइलैंड पर दिखाया जाता है जहाँ पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल चमकता और ज़ू आ चुका था, और दूर से यहाँ से इसको बैटल वगैरह दिख भी रहा था। और ज़ू ना इस बंदे को स्मोकिंग मिलती है तो उसको दे देता है वो जो जेड स्लिप था, और बता देता है कि मैंने वो एक्टिवेट कर दिया। फिर वो बोलती है कि हमें कुछ और काम है, तो वो यहाँ से चली जाती है। उनको और जगह जा करके टैबू पिल्स को एक्टिवेट करना, क्योंकि जितना इनको पता था कि ये बैटल लंबा चलने वाला था। 7 ब्लड आइज इस बैटल को लंबा खींचने वाले थे। कुछ हिंट भी देके जाती है कि अगर आपको कुछ ऐसा मिशन मिले जिसमें 7 फोर्टिफाइड आइलैंड से रिलेटेड हो सी ज़ॉम्बी के, तो आप बिल्कुल मत लेना। इधर ज़ू का ये वाला मिशन भी पूरा हो चुका था, तो बहुत सारे नए मिशंस इसको दिखाई देने लगते। इधर जो ये सोच रहा था कि कैप्टन खुद को सी ज़ॉम्बी में क्यों बना के रखे, कुछ तो चाहिए उन्हें, कहीं ऐसा तो नहीं कैप्टन की बॉडी किसी और ने एक्वायर कर ली है। लेकिन फिर ये सोचता है कि कैप्टन जैसा है इतना क्रेजी आदमी, उसको कैसे कोई एक्वायर कर सकता है। पहला ही ऑप्शन होगा कैप्टन किसी बड़ी लूट की तलाश में। लेकिन हमारा जो बैटल हुआ उससे कैप्टन खुश तो नहीं होगा, लेकिन कैप्टन की पावर को मैं आज तक समझ नहीं पाया। पक्का है कि आगे मेरे को पीटेंगे वो, तो मुझे और जाते थर्मा अपर्चर्स को खोलना पड़ेगा। तो धीरे धीरे देखो 1 महीना बीत चुका था और बहुत सारे ना ड्रामेटिक चेंजेस आ रहे थे इस बैटल में, जो 7 ब्लड आइज और सी ज़ॉम्बीज के बीच में चल रहा था। और सी ज़ॉम्बीज के भी कुछ जीत हो रही थी, ऐसा नहीं कि एक तरफा जो ये 7 ब्लड आइज वाले थे वही जीत रहे। जैसे उनको पर्ल आरकेपी लागो का कंट्रोल मिल गया था, और जितने भी टैबू पेल्स गाड़े थे 7 ब्लड आइज ने वहां पर, उसे वो पूरा निकाल देते। और उस बैटल को हारने की वजह से ना 7 ब्लड आइज थोड़े निराश भी थे, थोड़े पैसिव भी हो जाते हैं। इवन जो थर्ड पीक लॉर्ड थे वो तो खतरनाक बैटल में फंस गए थे।
अधमरे से होके बचे थे। इवन सिक्स पीक लॉर्ड का भी सेम हाल होता है, वो भी इंजर्ड हो जाते हैं इस बैटल में। 10 गोल्ड कोर लेवल के भी जो एल्डर्स थे ना, उनका भी सेम हाल होता है। तो मिशंस उस हिसाब से फिर कम होने लगते हैं। लेकिन फिर आगे जैसे जैसे बैटल बढ़ता है ना, तो पॉल आर्किपिलागो के ऊपर सेवन ब्लड आइज वाले फिर से अटैक करते हैं। जो इधर अपना एक माइनर मिशन पूरा करके मिगा आइलैंड वापस लौटा था, और देखता है सामने में बहुत सारे ऐसे पहाड़ है ना उगते जा रहे हैं, और एक फॉर्मेशन सा बना है। और जू क्या करता है ना, क्योंकि समुद्री क्षेत्र है, तो अपने स्नेक नेक ड्रैगन को नीचे भेज देता है और देखता है कि बेसिकली वो एक बड़ा सा बीस्ट है, सी लिजर्ड के जैसा। और जो पहाड़ दिख रहे थे वो सी लिजर्ड के ऊपर ही है। अगर आपको याद हो तो सी लिजर्ड जहाँ पर जूकिंग गया था एक बार, पूरी खून की तबाही कर गया था, और इतना बड़ा था वो जो छिपकली था कि उसके ऊपर सोचो पहाड़ वगैरह भी है। और सी लिजर्ड की वजह से ना सी zombies की हालत खराब हो जाती है, और वो उनको ना खतरनाक मतलब इंजर्ड कर देता है, जिससे कि अपने सेवन ब्लड आइज को फायदा हो जाता है। और वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि जो सी लिजर्ड था ना, वो जो फोर्थ पीक लॉर्ड थे ना, उनका अच्छा फ्रेंड था, इसलिए वो इस मिशन में थोड़ा पार्टिसिपेट करता है। और ये पहले से प्लान था कि जब ये लोग आर के पिलागो जो मतलब आइलैंड उसको कवर करेंगे, फिर हम अचानक से ऐसा करेंगे। लेकिन पूरा सत्य नहीं था, देखो इसमें इनको भी लॉस हो रहा था। सेवन ब्लड आइज वाले तो अपने लोगों को यही बताएंगे कि हम पूरा बैटल जीत गए, लेकिन लोगों को पता चल जाता था बहुत सी चीज़ें, कि अगर ऐसा रहता कि फोर्थ पीक लॉर्ड का मदद करने आया था वो सी विज़र्ड, तो वो और आगे क्यों नहीं अटैक करवा रहे हैं मेन आइलैंड वगैरह पे। लेकिन धीरे धीरे मरफोक आइलैंड पे भी जो कब्जा किया था थोड़ा सा सी zombies ने, उसको भी सेवंथ पीक वाले, सेवंथ पीक मतलब सातों पीक वाले उसे पीछे खदेड़ने लगते। अब जो देखोगे ना, सेवन ब्लड आइज के जो लोग थे और सी zombies का जो मेन आइलैंड था, उनके बीच में एक जगह था सेवन फोर्टिफाइड आइलैंड, जिसके बारे में मुकिंग ने इसे मना भी किया था सो को। वो उनका आखिरी डिफेंस। अब लेकिन देखो फ्रंट लाइन में बैटल करने जाना, तो पैट्रियार्च बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी घोषित करते हैं कि वो 10 फाउंडेशन लेवल डिसाइपल्स को इनर सेक्ट अप्रेंटिस बना लेंगे, और 3 गोल्ड कोर कल्टीवेटर्स को भी अपना अप्रेंटिस स्वीकार करेंगे मिशन के हिसाब से, जो जैसा मिशन अच्छा करेगा, मतलब सी zombies को जितना मारेगा। तो इसकी वजह से सेवन ब्लड आइज में एक अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि लोगों को आपको पता ही है सेवन ब्लड आइज वाले कितने खूंखार लोग हैं। जू भी जब ये पढ़ता तो काफी हैरान होता है, और उसको मालूम था भाई सेक्ट में बहुत स्ट्रांग लोग हैं, और जू अभी उस लेवल पे पहुंचा भी नहीं। लेकिन अब जू भी सोचता है यार किल काउंट का भी कुछ करना पड़ेगा। एक मिशन इस दौरान ये और एक्सेप्ट करता है। अभी ये टॉप 50 में भी नहीं था जिसने बहुत सारे सी zombies को मारे। धीरे धीरे समय गुजरते जाता और 15 दिन और निकल जाता, और जू इस दौरान 59वें रैंक पर पहुंच चुका था किल लिस्ट में, जितने को मारा था इसने सी zombies को। धर्मा पर्चर भी इसके खुलते जाते, अब तक 44 खुल चुके थे। अब एक दिन ये क्या करता है ना, एक री मिशन था, मतलब सहयोग करने वाला, तो ये उसे एक्सेप्ट करता है। मतलब एक बंदे का इसको कॉल आता है, मतलब टोकन वाइब्रेट करता है, और आवाज आती है कि सेवन पिक डिसाइपल जू किंग नाम है ना तुम्हारा, जॉइन आइलैंड पे आओ और कमांड टेंट में मुझे रिपोर्ट करो। वाइस जो पीक लॉर्ड है ना सेवंथ पीक की, वो तुमसे मिलना चाहती है। जू चौंक जाता है कि भाई कौन है भाई, और वाइस पीक लॉर्ड को तो इसने कभी देखा भी नहीं था। बहुत तेजी से मूव करता है और वहां पहुंच जाता है जहां पर सेवन ब्लड आइज का मेन कमांड बेस था, और वो आके रिस्पेक्ट दिखाता है, बोलता है कि मैं वाइस पीक लॉर्ड के बुलाने पर यहाँ आया हूँ। जैसे ही ना ये बोलता है, टोकन इसका वाइब्रेट करता है और एक टेलीपोर्टेशन पावर घूमता है, और ये उसके अंदर अपने आप चला जाता है। और जब पहुंचता है वहां पे देखा बड़ा सा हॉल था, और जैसे ही पहुंचता है एक वुमेन की आवाज आती है, तो तुम हो जू किंग। आवाज थोड़ी कोल्ड थी, लेकिन उसमें एक मधुरता भी थी, और जू फील करता ना भाई इसके जितने भी थर्मा अपर्चर्स है ना, बस उस आवाज की वजह से फ्रीज हो जाएंगे। ऐसा लग रहा था इसके लाइफ फ्लेम बुझ जाएंगे अपने आप, जो एक लाइफ फ्लेम है, क्योंकि 30 धर्मा अपर्चर खोल चुका है। लेकिन इस दौरान इसका लाइफ लैंप्स को प्रोटेक्ट करता है। सामने इस दौरान देखते हैं तो 2 वुमेन दिखाई देती है, एक मिडिल एज थी और दूसरी काफी यंग थी, और जो वुमेन मिडिल एज की थी वो वाइस पीक लॉर्ड थे। जू ने उन्हें कभी देखा भी नहीं था माउंटेन पीक पर। और जो दूसरी लड़की थी उसे जू पहचानता था। वो लड़की बोलती है, एल्डर ब्रदर जू, ये मेरी आंटी है, सी इज लाइक वाइस पीक लॉर्ड सेवन पीक, मेरे अंकल को असिस्टेंट देती है पीक लॉर्ड को। जू तुरंत ही उन्हें रेस्पेक्ट दिखाता है कि मुझे अच्छा लगा आपसे मिल करके, वाइस पीक लॉर्ड और मैं जू किंग। वो देखती है जू को तो बोलती है अरे रिलैक्स, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो देख रही थी उनकी जो भतीजी थी ना, उसकी आंखों में एक अलग चमक था इस बंदे को देख करके। और फिलहाल ये भी अपनी आंखों में जो इंटेंसिटी था ना कोल्डनेस का, उसे कम कर देती और कहती है देखो मैं चाहती हूँ कि तुम डिंगजू के डाउ प्रोटेक्टर बनो थोड़े समय के लिए। डिंगजू बोलती है आंटी अरे हम फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते। जो हैरान था कि यार डिंगजू मतलब इतनी खतरनाक बंदी है, उसका बैकग्राउंड कितना तगड़ा है भाई। वाइस पीक लॉर्ड उसकी मतलब आंटी है, और पीक लॉर्ड भी उसके अंकल हुए एक तरह से। फिलहाल आंटी मतलब अपने भतीजे को समझाती मुझे पता है तुम फ्रेंड्स हो, लेकिन मैं ओल्डर जनरेशन की हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। और देखो ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। मतलब वो बोलती है कि जू को 3 एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन देती है, मतलब आप कहीं से भी टेलीपोर्ट कर सकते हो, और वो बहुत महंगे होते हैं भाई। मतलब 7 लाख से 8 लाख एक
स्पिरिचुअल स्टोन्स पे मिलते हैं और मिनिमम आप 5000 किलोमीटर पे तक टेलीपोर्ट हो सकते हो। फिर भी वो बोलते हैं तुम दोनों अपना डिसीजन ले लो और चली जाती है। और मतलब वो जो भी एंट्रोपिक टेलीपोर्टेशन था वो डिंगजू को पकड़ाती है। जू जानता था वो स्वीकार करे या ना करे इस मिशन को, ये लड़की दे देगी इसे वो चीज़ें, बट फिर भी वो मान जाता है। और ये बोलती है ये जोंग आया था मिलने में उससे, तो आंटी ने उसे एक मेडिसिनल पिल दिया था। वो लास्ट टाइम जब तुम मुझे छोड़ने गए थे, लेकिन तुम पूरा नहीं छोड़े, बस बाहर से ही निकल गए थे। अगर तुम आते तो तुम्हें मिलता। फिर जो पूछता है कि सेवंथ पीक लॉर्ड आपके क्या लगते हैं, तो बताती है कि मेरे अंकल लगते हैं। मतलब ये आंटी उनकी वाइफ है, दोनों की जमती नहीं है कुछ बात को लेकर के, इसलिए ये वेस्ट कोरल आर्किपिलागो में रहती हैं। वॉर था इसलिए वो वापस आई, मतलब पूरी चीजें बता देती है, पूरा चीजें एक्सप्लेन करती है कि अब उसको क्या है ना कि अगर एक मिशन ये पूरा कर देती है अच्छे से, तो सेवन सेक्ट कोलिशन जो है ना, मतलब जो सेवन पीक माफ करना, मतलब सेवन ब्लड आइज के ऊपर में जो एक संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्हें कंट्रोल करती है फिलहाल तक, सेवन सेक्ट कोलिशन, इसे वहां जाने का मौका मिल सकता है, तो इसलिए ये करना चाहती। तो सू मान जाता है इसे तुरंत ही, वो जो गिफ्ट थे ये दे भी देती और काफी एक्साइटेड थी ये। और देखो कॉन्क्लेव डिसाइपल है ना, तो इन्हें अलग मिशंस भी मिलते हैं तगड़े वाले। तो जू इसको हर दिन एक मिशन पूरा कराने के लिए ले जाता था, रैंडम मिशंस, और ये बंदी फिर इसको रिवॉर्ड्स भी देते रहती थी। एक ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग मिशंस भी नहीं थे, पैसे कम मिलते थे, ज़्यादा नहीं, मतलब हर एक मिशन का जू को 100 से 200 स्पिरिचुअल स्टोन मिलते थे। डिंगजू मतलब मिशंस को बहुत सीरियसली ले रही थी, कुछ कुछ मिशन धीरे धीरे समय के साथ टफ होते जाते, लेकिन वो पूरा भाग लेती थी। और 1 महीने का मिशन था, उसे लगता है यार कुछ हो नहीं रहा है। अब एक दिन अचानक से सुबह के टाइम ये जू के सामने प्रकट होती है, खांसी मतलब खून की उल्टी करते हुए। जू भी हैरान हो जाता है और देखते हैं कि इसका कल्टीवेशन बेस जो है थोड़ा बिगड़ गया है, मतलब मेरिडियंस ब्लॉक हो गया, तुरंत फिक्स नहीं हुए तो बहुत गंदा सफर कर सकती है। वो बोलती है मेरी गलती है, मैंने थोड़ी जल्दी कर दी, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बस जल्दी से ग्रेट सर्कल लेवल पे पहुंचना चाहती थी, तो लास्ट नाइट में कुछ ऐसा कर रही थी जिसकी वजह से ऐसा हो गया। सो अपना समझाता है कि आप कुछ दिन आराम कर लो, फिर हम मिशन पूरा कर लेंगे, बट वो सीरियस हो जाती है कि नहीं, मैंने तुमको बोला था इस सेवन ब्लड कोलिशन को ज्वाइन करना मेरा सपना है। अब जू भी देखता है कि इसका आंखों में एक अलग दृढ़ निश्चय था लड़की के, तो वो फिर बोलता है ठीक है। लड़की के पास सब चीज था, बस उसकी रेज्यूम ही अच्छे नहीं थे, तो उसको मिशन कुछ पूरे करने थे ताकि फिर उसको कोई प्रॉब्लम ना हो सेवन कोलिशन ज्वाइन करने में। तो वो कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरी आंटी निराश हो इन चीज़ों के लिए, तो क्या आप मेरी मदद कर दो कि इस मिशन को पूरा करने में प्लीज। अब जू थोड़ा इसको सहारा वारा देता है, बंदी उसके बाहों में ना मतलब बेहोश हो जाए। जू फिलहाल कुछ नहीं कहता, उसको लगता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मना नहीं कर पाता है क्योंकि बंदी इंजर्ड थी। तो फिलहाल जू इसकी मदद करता है 16 मिशन को पूरा करना है। बंदी काफी एक्साइटेड थी क्योंकि उसने खुद को खुद से इंजर्ड किया था ताकि जू के ज्यादा करीब जा सके। और धीरे धीरे अब धीरे धीरे जब वो ठीक हो जाती है तो बहुत इंथुजियास्टिक थी, लेकिन वही था कि मिशंस का टाइम जा रहा है, अलग अलग आइलैंड पे जाके अलग अलग टास्क पूरा करती थी। 1 सप्ताह और बीत जाता है। अब डिंगजू के हिसाब से इसको दूसरे लेवल पे जाना पड़ेगा इसके प्लान की। इस दौरान ये जू को बहुत अच्छे से जान पाएगी, लेकिन बुरी बात ये थी इस दौरान ही कुछ ऐसा हो जाता है, एक अलग मेहमान आ जाता है, जाओ जोंगहेंग, जो कि आपको पता होगा इस बंदी का दीवाना है। जोंगहेंग भी इधर काफी तेजी से कल्टीवेशन में था, और वो ग्रेट सर्कल ऑफ की कंडेंसेशन में, और वो उसको सेक्लूजन में होना चाहिए, मतलब कल्टीवेशन में शांति से। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि डिंगजो जूकिंग के साथ घूम रही है, तो भाई को रहा नहीं गया, आ ही गया वो। बंदी इरिटेट होती है, लेकिन आपको पता है क्या ही कर सकती। हालांकि वो बोलती तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो चुपचाप रहना पड़ेगा, मैं जो बोलूंगी मेरी बात माननी पड़ेगी, तुम बोले तो फिर तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। और वो मान लेता है। इसका यही था जोंगहेंग का कि भाई ठीक है, जू का कल्टीवेशन अच्छा है, हैंडसम दिखता होगा, तो मैं क्या करूँ, लेकिन मैं इतना शिद्दत से तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मन में इसके यही सब चलता था, ऐसा दिमाग में चलता था। मेरे ग्रैंडपा का तो कल्टीवेशन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरी ग्रैंड माँ उनको मस्त पीटती है, मतलब भगा देती है। मास्टर सेवंथ को ही देख लो, सेवंथ पीक पर अकेले रहते हैं, तो अच्छा कल्टीवेशन होने से कुछ नहीं होता। तो डिंगजू का भी प्लान बिगड़ चुका था, इधर ये लोग अपने मिशन को पूरे करते रहते। इवन डिंगजू हैरान तब होती है ना जब जाओ जोंगहेंग के आईब्रोज की तरफ देखती है। उसने ना अपने आईब्रोज भी एकदम जूकिंग के जैसे बना लिए थे। जू भी जब देखता है ना तो वो बोलता है भाई ये सही में बंदा पागल है, जैसे कि इसके ग्रैंडपा बोलते थे, वो जो थर्ड एल्डर थे, मतलब इसका नट ढीला है कि भाई सही में ओल्ड मैन सही थे। तो कुछ दिन और बीत जाते, तीनों अच्छे से काम करते। अब जोंगहेंग अलग बंदा था भाई, जब भी गिफ्ट देता था ना डिंगजू को कुछ भी, तो 2 गिफ्ट देता था सेम चीज की, एक कॉपी भी देता था। इवन मतलब अपना जूकिंग भी हैरान होता कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि क्या होता था डिंगजू को एक गिफ्ट देता था तो वो जू को पकड़ाती थी, अब 2 है तो एक तो उसे रखना पड़ेगा। तो फिलहाल ये कहीं घूम रहे थे और हिडन टनल में इन्हें वो पिल मिलता है, जैसे कि म्यूटागन स्ट्रिपिंग पिल्स, जो कि बहुत सीक्रेट रखा जाता है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और यही इनका आखिरी मिशन था जिसके बारे में इसे रिपोर्ट करना था।
इस दौरान ये जू को थैंक्स बोलती है कि आपने मुझे पौधे-वौधे के बारे में काफ़ी सिखाया। फिल जू लेने जा रहा था जैसे कि वो बंदी बोलती है, लेकिन तभी कुछ तो फ़ील करता है और बोलता है तुम दोनों पीछे हटो। डिंगज़ू तुरंत ही पीछे हट जाती है और ज़ोंगहिंग भी, उसको समझ में आ जाता है कि जू मज़ाक तो नहीं करेगा। यहाँ से एक टनल का रास्ता था जो कि कोलैप्स करने लगा और जू को एक बंदा दिखता है। ये मेन मिशन था। डिंगज़ू ये ढूँढते हुए आई थी कि कहीं सी ज़ॉम्बीज़ किसी टनल वगैरह से हाइड करके तो नहीं आ रहे और यहीं पर थे वो क्योंकि यहाँ पर करप्शन ज़्यादा था। अब जू तुरंत है ना इस टनल में ना ज़हर छिड़कने लगता है। नीचे से एक आवाज़ आती है, डैडी घर आ जाइए। मानो एक बच्चा पुकार रहा हो। मतलब हैरान होता है कि अंदर में सच में कोई बच्चा है क्या? वो आवाज़ सुन कर के डिंगज़ू और ज़ोंगहेंग भी हैरान थे। ज़ोंगहेंग बोलता है काफ़ी गहरी सांस लेते हुए, क्या ये गुरु है? अब गुरु समझ लो भूत के जैसे होते हैं, मतलब उनकी फिजिकल बॉडी नहीं होती है। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी अनिल कमिस्ट ए मुसाफिर विदा लेता हूँ। और देखो मैं इतना बता दूँ, मैं नॉवल बीच बीच में से ये पढ़ते रहता हूँ। तो भाई क्या खतरनाक है, आगे की स्टोरी और तगड़ी होती जाती है सही में।